तो अगर लफ्ज़ जिहाद रोकना है तो सबसे पहले आपको भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। लफ्ज़ जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। लफ्ज़ जिहाद को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। लफ्ज़ जिहाद को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा। लफ्ज़ जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। लफ्ज़ जिहाद को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। और सबसे अनिवार्य, जो लफ्ज़ जिहाद वाले छूट जाते हैं क्योंकि परिवार सामने नहीं आते, बेइज्जती के कारण, या बेटियों की शादी हो जाती है, वो दादी अम्मा बन चुकी होती हैं, फिर शर्म के मारे गवाही नहीं देना आती, उसका समाधान ये है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाओ, सीधे सीधे उनका नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ टेस्ट करो, ब्रेन मैपिंग करो, और उसके बाद उनको उठा के जेल में डाल दो। भारत में इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण आधे से ज्यादा अपराध जब फालतू चल रहे हैं। केवल न्यायिक व्यवस्था बदल जाए 50% अपराध अपने आप डाउन हो जाएंगे। दूसरी बात मैं कर रहा था, आपके झारखंड में यहां पे लैंड जिहाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ये लैंड जिहाद क्यों हो रहा है? दुबई कितने लोग गए हैं? मतलब भारत से बाहर कहीं पे गए होंगे। आपने कभी देखा वहां सड़क के किनारे कोई इल्लीगल स्ट्रक्चर देखा क्या? हाईवे के किनारे इल्लीगल स्ट्रक्चर देखा क्या? रेलवे के किनारे इल्लीगल स्ट्रक्चर देखा क्या? यहां तो कई बार ऐसे समझ में नहीं आता कि ये मजार के ऊपर रेलवे स्टेशन बना है, रेलवे स्टेशन के ऊपर मजार बनी है। हालत ये हो गई है। भारत में लैंड जिहाद को प्रमोट करने के लिए कई सारे कानून बनाए गए। पहली बार लैंड जिहाद को प्रमोट करने के लिए 1894 में कानून बना, जिसको कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट। अंग्रेज वो सारे काम किए जो मुगल करके गए, बस अंतर ये रहा, मुगलों ने तलवार के दम पे वो काम किया और अंग्रेजों ने कानून बना के किया। उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया। बोले जी हम जमीन एक्वायर करेंगे। बोले क्या करने, किस लिए? बोले हम ऐसा यहाँ पे कप्तान का ऑफिस बनाएंगे, फलाने बनाएंगे, फलाने बनाएंगे। पूरे भारत में सिविल लाइन बनी हुई है, मुझे नहीं पता यहाँ है कि नहीं है, लेकिन पूरे भारत के जो जितने पुराने शहर हैं वहां सिविल लाइन बनी हुई है। सिविल लाइन सुना होगा आपने, सिविल लाइन। वो पूरी की पूरी भारत की सिविल लाइन इस कानून के बाद बनी है। 1894 में कानून बना, 1895 से लैंड एक्वायर करना शुरू किया, 95, 96, 97, 98, 99, 1900 आते आते पूरे देश में सिविल लाइन खड़ी कर दिया उन्होंने। सिविल लाइन क्या किया उन्होंने? 5 एकड़ जमीन चाहिए होती थी कलेक्टर का और कप्तान का घर बनाने के लिए, 500 एकड़ एक्वायर कर लेते थे। बाकी सारी जमीन किसको देते थे? चर्च और मिशनरीज को। इसलिए पूरे भारत में आपको जहां जहां सिविल लाइन मिलेगी वहां की चर्च और मिशनरीज को खूब जमीन मिलेगी। वहां चर्च होगा, मिशनरीज का हॉस्पिटल होगा, मिशनरीज का स्कूल होगा, ये सब अंग्रेज करके गए थे। वो जितनी जमीन बांटी उन्होंने 99 साल की लीज पे बांटी थी। ध्यान से समझिए, कितने साल की लीज पे बांटी? 99। तो जो 1900 में जमीन बटी वो 2000 आते आते लीज पूरी हो गई। आप सब लोग अखबार पढ़ते होंगे, आपने कहीं सुना कि किसी मिशनरी की, किसी चर्च की जो 99 साल की लीज पूरी हो गई वो जमीन सरकार ने वापस लिया? सुना क्या? नहीं। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है, उनको लगता है कि क्या पता कल को वो सरकार कुछ कर दे, या कोई क्रेजी टाइप का बंदा जाके PIL फाइल कर दे। अब वो सिविल लाइन में प्लॉटिंग कर रहे हैं। जो मिशनरीज की जमीन है, जो चर्चेज की जमीन है, जहां हॉस्पिटल बना लिया वो बना लिया, जहां स्कूल बना लिया, लेकिन जो खाली मैदान पड़ा हुआ था उसकी वो प्लॉटिंग कर रहे हैं। सिविल लाइन की जमीन बहुत महंगी होती है। किसी भी शहर की सबसे प्राइम लैंड कहां की होती है? सिविल लाइन की। हम लोगों को भी बड़ा स्टेटस लगता है, हम तो सिविल लाइन में रहते हैं, खरीदने वालों को भी। लगभग एवरेज मान के चलिए कि 2 करोड़ रुपए बिस्वा बिक जाती है सिविल लाइन की जमीन। यानी 5 बिस्वा सिविल लाइन की जमीन बेच दिया तो मिल गया 10 करोड़ रुपए। और शहर से 20-25 किलोमीटर दूर गए तो 10 करोड़ में 10 एकड़ जमीन खरीद लिया। बाहर से फंडिंग की जरूरत नहीं है। आप लोग चंदा इकट्ठा कर करके एकल चला रहे हैं, उनको चंदा भी इकट्ठा नहीं करना, वो सिविल लाइन की जमीन है ना। उसके बाद 5 बिस्वा और बेच दिया, फिर 10 करोड़ मिल गया।
उस 10 करोड़ से बढ़िया उस पर स्कूल बना दिया। कोई बाहर से चंदा नहीं, कोई बाहर से फंडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारी सिविल लाइन की जमीन बेचा और 30 किलोमीटर दूर जाके बढ़िया स्कूल बना दिया। अब वहां पे वो गरीब बच्चों को कह रहे हैं तुम आ जाओ हमारे यहां पढ़ो, तुम्हें मुफ्त में शिक्षा देंगे। जमीन हमारे पैसे से बनी और हमारे ही ट्राइबल्स को वहां पे मुफ्त में एजुकेशन देके उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। कैसे आप लड़ोगे उनसे? कितना लड़ोगे आप? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़ना छोड़ दो, आप लोग बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। एकल ने लाखों बच्चों को कन्वर्ट होने से बचा लिया। एकल ने लाखों लोगों को हिंदुओं का दुश्मन होने से बचा लिया। एकल ने लाखों बच्चों को ड्रग स्मगलर होने से बचा लिया, माओवादी बनने से बचा लिया, अलगाववादी बनने से बचा लिया। एकल ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। लेकिन सवाल यह है, एकल तो चंदा दे लेके चल रहा है। एकल तो एक टीचर अपॉइंट करके दे रहा है। एकल यूनिफॉर्म थोड़ी बांट पाएगा, एक मुफ्त में खाना थोड़ी दे पाएगा, बढ़िया उनको घुमा थोड़ी दे पाएगा। और वहां क्या हो रहा है? सिविल लाइन की जमीन पे प्लॉटिंग करके, सिविल लाइन की जमीन से स्कूल खड़ा करके, फ्री में करके कन्वर्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं धर्म की जय तब होती है जब अधर्म का, जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। ये हमारे जब पूर्वज बोलते थे हमने उसमें मैसेज लिया नहीं, वो कहना क्या चाह रहे थे। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता। अगर धर्म की जय करने से अधर्म का नाश होता तो भगवान कृष्ण परेशान होकर भी कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं करवाते। अधर्म का नाश करने से धर्म की जय, और जब अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, तब प्राणियों में और तब भारत का कल्याण। इसको हमें समझना पड़ेगा। समाज अधर्म का नाश नहीं कर सकता, समाज धर्म की जय कर सकता। जो एकल कर रहा है, कोशिश कर रहा है अपने संसाधनों के जरिए लोग कन्वर्ट ना हो, थोड़े शिक्षित हो जाएं, थोड़े पढ़ लिख लें, उनको मुख्य धारा में आ जाएं, मिनिमम उनको कम से कम चीजें समझ में आ जाए, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन जो बाहर की फंडिंग आ रही है और इस देश में पार्लियामेंट्री जिहाद हुआ है, मैं ये शब्द बहुत ध्यान से यूज कर रहा हूं, पार्लियामेंट्री जिहाद हुआ है, संसदीय जिहाद हुआ है। पार्लियामेंट में भारत को, सनातन को, हिंदू धर्म को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया गया। ये बात सही है, इसी पर लड़िए ना। 1992 में, थोड़ा शांति बनाए रखें प्लीज। 1992 में एक कानून बना, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। ये इसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। बाबूजी कह रहे थे लड़िए, तो लड़ रहे हैं बाबूजी, 7 साल हो गए। भारत के संविधान में कहीं माइनॉरिटी शब्द कौन होगा लिखा ही नहीं है। भारत में 6,500 कानून है, माइनॉरिटी कौन होगा कहीं लिखा ही नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना, माइनॉरिटी कौन होगा कहीं लिखा ही नहीं है। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई, माइनॉरिटी कौन होगा पता ही नहीं। यूएन कहता है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1% इज अ माइनॉरिटी। यानी ऐसा समुदाय, ऐसा समूह जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, कोई आर्थिक वजूद न हो, कोई राजनीतिक वजूद न हो, संख्या में नगण्य हो। माइनॉरिटी की यूनिट 100 तो हो सकती है, कुछ 100। माइनॉरिटी की यूनिट 1000 हो सकती है, कुछ 1000। चलो भारत बहुत बड़ा देश है तो माइनॉरिटी की यूनिट लाख हो सकती है, कुछ लाख। माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ नहीं हो सकती। क्या मानना है आपका? जोर से बोलिए जरा। अरे करोड़ माइनॉरिटी की यूनिट होगी क्या? अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन से 1-1 करोड़ के देश बने हुए, भारत में फिर 1 करोड़ की जनसंख्या माइनॉरिटी कैसे हो जाएगी? हमने आज तक माइनॉरिटी को डिफाइन ही नहीं किया। तो नतीजा, एक तो लैंड एक्विजिशन एक्ट
पूरे मिशनरी स्कूल खुल रहे, मदरसे खुल रहे, चर्चेज खुल रहे। दूसरा, उनको प्रोटेक्शन दे दिया 1992 में। यह है पार्लियामेंट्री जिहाद, यह है संसदीय जिहाद, जहां पार्लियामेंट में घटिया कानून बना के भारत को बर्बाद करने की कोशिश होगी। इससे बहुत थोड़ा बहुत बचा तो 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट बना। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना तो इसमें यह था कि सारे स्कूल जहां 14 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं उनके ऊपर यह लागू होगा। 2012 में फिर इस कानून को बदला गया, मिशनरी स्कूल और मदरसों के से बाहर निकाल दिया। यानी मदरसा और मिशनरी स्कूल की फंडिंग कहां से आ रही है, सरकार ऑडिट नहीं कर सकती। मदरसा और मिशनरी स्कूल में कौन पढ़ रहा है, सरकार ऑडिट नहीं कर सकती। मदरसा और मिशनरी स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, सरकार ऑडिट नहीं कर सकती। मदरसा और मिशनरी स्कूल में पढ़ाने वाला कौन है, सरकार ऑडिट नहीं कर सकती। बाकी जगह टीचर के लिए टीईटी चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट चाहिए, वहां चाहिए नहीं। और नतीजा कल क्या हुआ, केरल में मेडिकल कॉलेज में ऑफिशियल, जो लोग हमसे सोशल मीडिया से जुड़े होंगे उनको पता होगा, मैंने ट्वीट किया था और फेसबुक पे लिखा भी था, ऑफिशियल लेटर आया है मेडिकल कॉलेज में हर कार्यक्रम के पहले कुरान पढ़ना जरूरी है। और ये किसने अथराइज किया, इस माइनॉरिटी कमीशन एक्ट ने। इसलिए कहता हूं, भारत को बर्बाद करने के लिए पार्लियामेंट में, स्वतंत्र भारत में 50 से ज्यादा घटिया कानून बनाए गए। और वो क्यों बनाए गए, क्यों नहीं हट रहे हैं? बनाते समय उनको पता था ये सामने वाले बेवकूफ हैं, कानून बना दो, इनको पता ही नहीं चलेगा। और अभी भी नहीं हट रहे क्योंकि डिमांड ही नहीं हो रही, चिल्ला नहीं रहे। चिल्लाइए। धर्मांतरण का सबसे बड़ा अड्डा मिशनरी स्कूल और मदरसा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। ब्रेन वॉश किया जाता है कि नहीं किया जाता? उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ये नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जब तक ये कानून नहीं बदलेगा तब तक उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। जब कंट्रोल नहीं होगा तो धर्मांतरण नहीं रुकेगा, धर्मांतरण नहीं रुकेगा तो धीरे 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 करके हम खत्म हो जाएंगे। मेढक की एक क्वालिटी होती है, आप लोग अपने दिल पे मत ले लेना इसको, मैं उदाहरण दे रहा हूं। मेढक को एक पतीले में डाल दीजिए पानी में और गैस नीचे सिम करके रख दीजिए। मेढक आराम से उसी में तैर तैर के मस्ती करता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री तक वो मस्ती करेगा और 95 डिग्री के बाद वो शिथिल हो जाएगा, निकल के भागने लायक ही नहीं बचेगा। तो क्या होगा, उसी में खत्म हो जाएगा। ऐसे तो हम खत्म हुए। पिछले 2500 साल में भारत का 25 विभाजन हुआ है और पिछले 200 साल में भारत का 7 विभाजन हुआ है। अफगानिस्तान भारत का हिस्सा, पाकिस्तान भारत का हिस्सा, बांग्लादेश भारत का हिस्सा, मालदीव भारत का हिस्सा। और आज भारत के 9 राज्यों में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में खत्म, यानी 25% राज्यों में खत्म। 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों में खत्म, 25% जिलों में खत्म। 6000 तहसीलें हैं, 1500 तहसीलों में खत्म, यानी 25% तहसीलों में खत्म। मेढक वाली हाल हो गई है। हम आराम से, हम जहां हैं हमको लगता है हम तो यार ठीक है, सुरक्षित है, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है। जिनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। और इस लैंड जिहाद का नतीजा क्या हो रहा है? तो पहला कानून अंग्रेजों ने बनाया 1854 में, उसके बाद जिन्ना ने दूसरा लैंड जिहाद के लिए कानून बनाया 1913 में, जिसको कहते हैं वक्फ एक्ट। उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, मामला कोर्ट में चल रहा है। तो अंग्रेजों ने 1894 में जमीन को बांट दिया चर्चेज और मिशनरीज को, और 1913 में जिन्ना ने कानून बनवा के, वक्फ एक्ट बनवा के बंटवा दिया सारी की सारी जमीन मुस्लिम्स को। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग आप देखिए, 1913 वाला कानून चला 1953 तक, 40 साल। अगला जो कानून बना 1954 में बना। 40 साल में वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 एकड़। जब 1954 में नया वाला कानून बना तो जब ऑडिट हुई तो पता चला कि भाई भारत में इस समय 50,000 एकड़ जमीन क्या है, वक्फ बोर्ड के पास। 1954 वाला जब कानून बना,
फिर इंदिरा गांधी ने उसको बदला, फिर राजीव गांधी ने बदला, फिर मनमोहन सिंह ने बदला, फिर नरसिम्हा राव ने बदला, फिर मनमोहन ने बदला। और आज वक्फ बोर्ड कितनी जमीन क्लेम कर रहा है? 40 लाख एकड़। कितनी जमीन? जोर से बोलिए जरा। तो जिन्ना के कानून से वक्फ प्रॉपर्टी कितनी हुई? जिन्ना के कानून से वक्फ प्रॉपर्टी हुई 50,000 एकड़। और स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानून से प्रॉपर्टी कितनी हो गई? 40 लाख एकड़, 80 गुना बढ़ गई। ये पार्लियामेंट्री जिहाद नहीं है तो और क्या है ये देश को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि देश के संसाधनों पे कब्जा करवाना, बहन बेटियों को प्रमोट करना, वो लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो जाए, बड़ी सीधी सी बात है। अगर आप जानते हो कि लफ्ज़ जिहाद हो रहा है और आप कानून नहीं बना रहे हो, आप मौन हो, आप चाहते हो कि लफ्ज़ जिहाद होता रहे, अगर आपके सामने कुछ अवैध काम हो रहा है, आप शांत होकर बैठे हो और आप सक्षम हो कुछ करने के लिए और आप नहीं कर रहे हो, तो क्या मानेंगे इसको? क्या आप चाहते हो होता रहे? 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा चल रहा है। मैंने पहले कानून को चैलेंज किया, अभी दोबारा भी पिछले हफ्ता फिर से मैंने, चूंकि एक व्यक्ति एक ही बार सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो अब की बार मैंने निखिल उपाध्याय के नाम से एक पीएल फाइल किया है। इस समय सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं चल रही हैं उस 40 लाख एकड़ की जमीन की ऑडिट के लिए। एक में याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन है और उनके बेटे विष्णु जैन उसकी बहस कर रहे हैं। दूसरे में याचिकाकर्ता एक निखिल जैन है, 22 साल का लड़का है, और उसकी बहस मैं कर रहा हूं। निखिल मेरा बड़ा बेटा है। लेकिन हमें तो जो सुप्रीम कोर्ट में करना है कर रहे हैं। आपके सांसद क्या कर रहे हैं? आपके विधायक क्या कर रहे हैं? क्या सुबह से लेकर शाम तक केवल वोट नोट वोट नोट, कहां से वोट आएगी, कहां से नोट आएगी, इसी की चिंता करेंगे क्या? अगर वो सुबह से शाम तक केवल वोट नोट करते रहेंगे तो फिर भारत सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए उनको पकड़ पकड़ के टोकना पड़ेगा। हम लोग कितने स्वार्थी हैं। शादी का कार्ड देना होगा, सांसद जी से मिलते हैं। बर्थडे बुलाना होगा तो सांसद जी से मिलेंगे। माला पहनाना होगा, अपनी फोटो खिंचवाना होगा तो भी मिलेंगे। राष्ट्रहित के कार्य के लिए मिलते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा, ईमानदारी से बताइए। दिल पे हाथ रख के मिलते हैं क्या? मिलना शुरू करिए, मिलना शुरू करिए। महीने में 1 दिन निकालिए। जैसे अपने बच्चों के लिए टाइम निकालती हैं, अपने परिवार के लिए टाइम निकालते हैं, 1 दिन महीने में टाइम। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन भारत के 1% लोग अपने सांसदों को टोकना शुरू कर दें, साहब ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और नहीं तो मैं आया, मैंने बोला, आपको अच्छा लगा, आपने मेरा वीडियो शेयर कर दिया, इससे बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा जितनी बात मैं कह के जा रहा हूं, यही सारे सवाल जाके सांसद से पूछना। खूब बात करेगा। पहले 1 दिन में बात नहीं करेगा, 2 दिन में नहीं करेगा, 3 दिन में नहीं करेगा। जब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 10 पहुंचने हो जाएंगे, 100% बात करेगा। और ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। इंजीनियरिंग छोड़ के आया, सुप्रीम कोर्ट में गया तो एक वहां बड़ी लॉबी है सुप्रीम कोर्ट में। भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, भूतपूर्व संचार मंत्री, भूतपूर्व गोभी मंत्री, एक वित्त मंत्री थे ना, गमले में गोभी उगा के कई करोड़ कमा लिए थे। हाँ, तो ये सारे के सारे जो भूतपूर्व मंत्री थे, हमें देख के मुस्कुराते थे, चिढ़ाते थे, अपमानित करने की कोशिश करते थे। हमने बहुत अपमान झेला है, हमने बहुत अपमान झेला है, तब आपको मेरे बारे में पता चला है। हमारी यात्रा ऐसे नहीं रही। हमने घर परिवार छोड़ा है। 2024 में केवल 2 रविवार अपने घर में था। एक में भैया दूज थी, एक में कोई और त्योहार था। 2023 में 2 ही रविवार अपने घर में था, एक में दिवाली थी, एक में कोई और त्योहार था। तो बहुत अपमान झेला। सांसदों के यहां अगर पहुंचना शुरू हो जाए, बोलना, और सारे सांसद गड़बड़ नहीं है। मैं आपको बताऊं,
अभी बहुत सारे सांसद से हमारी चर्चा होती है, उनको इन विषयों का ज्ञान भी नहीं है। बहुत सारे तो अनजाने में ही, अच्छा ज्ञान क्यों नहीं है, वो सुबह से लेकर शाम तक बूथ की चर्चा होती रहती है, किस बूथ पे कितना, किस बूथ पे कितना, किस बूथ पे कितना, कितना वोट आया, कितना नोट आया, कितना वोट आया, कितना नोट आया। तो उस वोट नोट के बाहर थोड़ा इन विषयों को आपको ही बताना पड़ेगा। यहाँ सब लोग आप जैसे पढ़े लिखे। अच्छा एक चीज बताओ, इन विषयों पे अगर आप लोग चर्चा नहीं करोगे, वो बेचारे हमारे ट्राइबल भाई आके चर्चा करेंगे क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर एफटीएस चर्चा नहीं करेगी तो टीएस चर्चा करेगी क्या? अगर फ्रेंड ऑफ ट्राइबल सोसाइटी नहीं चर्चा करेगी तो ट्राइबल सोसाइटी आगे चर्चा करेगी। ये काम आपको ही करना पड़ेगा, हमें ही आपको करना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों को करना पड़ेगा, सक्षम लोगों को करना पड़ेगा।